All right. तो जय श्री राम सभी को। हमारा पहला स्ट्रीम है, तो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है कुछ। ऑलराइट, तो हम बात करने जा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो आज का, जैसा कि आपने थंबनेल से टॉपिक देख लिया, जिसमें हम बात करेंगे कि 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको ले ऑफ कर दिया गया है कनाडा की और यूके की यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। और ये सारी जियो पॉलिटिक्स की जो भी वीडियोस हैं, इनका पूरा उद्देश्य ये है कि आप किसी को फॉलो ना करें, किसी एक एक्सपर्ट को, बल्कि आप खुद सीख जाएं कि जो भी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में जो भी कुछ कहा जाता है उसका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कई चीज़ें बहुत डिप्लोमेटिकली बोली जाती हैं, कई चीज़ों का एक्चुअल में कुछ और मतलब होता है, लेकिन उनको इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ये शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप जी से। तो जैसा कि एक हैंडल है ये, भाविक जी, भाविक टॉक्स। तो इन्होंने अपने इस पे चैनल पे ट्विटर हैंडल पे या एक्स हैंडल पे लिखा है कि 7 फुटे बहलोल खान को घोड़े संग ही काट दिया। ये एक्चुअली एक गाना है जो रैपर, मैं भूल गया किसने गाया था, हिंदी का। तो रण में हाहाकार, रण भी हाहाकार मचा, राणा ने ऐसा काम किया, 7 फुटे बहलोल खान को घोड़े संग ही काट दिया। तो मैंने जो इसमें अपने चैनल पर, गुरुकुल ऑफ भारत जो मेरा एक्स हैंडल है इसका, इस पे जाके अगर आप, मैंने 2 लिंक्स शेयर करे हैं। तो एक विकिपीडिया का लिंक है जिसमें आपको जो अब तक पढ़ाया गया था कि जो लड़ाई हुई है पूरी महाराणा प्रताप की, और जिसमें आपके रुकिए खोल के दिखाता हूँ, जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई है 28 जून है आई थिंक, तो उसमें, और हल्दी घाटी की ये जो लड़ाई हुई है जो 1576 में, जिसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमें सारा बुक्स में पढ़ाया गया है, अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें सारा दिखाया गया था। तो मेन पॉइंट ये है कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें जो मेन है कि मुग़ल और राजपूतों के बीच में लड़ाई हुई थी, और इसमें उनकी साइड से जो उनका मेन लीडर थे, मान सिंह आए थे लड़ने के लिए लीडर। तो इसमें आपको सिखाया जाएगा कि मुग़ल जो हैं वो जीत गए थे, पॉइंट ये है, ठीक है, कि मुग़ल जीत गए थे हल्दी घाटी का युद्ध, और महाराणा प्रताप जो है वो हार गए थे, ठीक है। एंड द मुग़ल फोर्सेस लेड बाय मान सिंह और ये सब, द मुगल्स एमर्ज विक्टोरियस आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़ ऑन मेवाड़ी फोर्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सच्चाई जो है वो आप यहाँ से देखेंगे। जब आप खुद सोचिए, जब उन्होंने, महाराणा प्रताप ने बहलोल खान, जो 7 फुट के बहलोल खान है, उन्हें अपनी एक तलवार के एक झटके से बीच में से काट के रख दिया। तो ऐसे शूरवीर पराक्रमी लोगों को, जो पूरी हिस्ट्री बदल दी गई है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बदली गई है, ठीक है। तो अब सीबीएसई के सिलेबस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, और इसमें सब कहा गया है। तो राजस्थान के जो हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें अब शायद आने लग गया है, और ये बाय द वे ये तो 2017 का अपडेट है, लेकिन अब उसमें सिखाया जाने लग गया है कि महाराणा प्रताप जो हैं वो जीते थे, अकबर नहीं जीता था। यानी मान सिंह की जो सेना आई थी लड़ने, वो नहीं जीती थी, और एक्चुअल में महाराणा, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप जीते थे। तो सही हिस्ट्री जानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक 7 जुलाई का एक और ट्वीट था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से आया था। तो ट्रम्प्स डीओजे रैम्प अप पुश टू स्ट्राइप नेचुरलाइज्ड अमेरिकन ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक नया वर्ड ऑर्डर अब क्रिएट होने वाला है। टू बी प्रिसाइज अक्टूबर 2025 से आप एक नया वर्ड ऑर्डर देखेंगे। और जैसे कि मैंने इनको यहाँ पे लिखा है, अंकित @IIMA, इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनको जाकर देखिए। इनके चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इस काम का एक एक्सटेंशन बना रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे में और 36 चैनलों को टैग कर सकता हूँ। ये एक अच्छे चैनल हैं, इसलिए सोर्स को टैग किया है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप खुद सीखें इन सारी चीज़ों को, कि कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसका सिंपल मतलब है कि अब आपका जो है यहाँ से निकाला जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब भारत में शिफ्ट होंगी, वेस्टर्न कैंपसेस जो हैं वो अब धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से, जैसे कि आप बहुत सारे न्यूज़ में आजकल देख रहे होगे कि यूएस से निकालने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो स्टार्ट कैसे होगा कि पहले इलीगल्स को निकालेंगे, फिर स्टूडेंट के लिए, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके लिए आने की प्रक्रिया जो है वो और
टफ़ होती चली जाएगी। वो टफ़ होने के बाद फिर आपके H1B वीज़ा वाले जो हैं उनके लिए होगी, और फिर नेचुरल सिटीजन्स जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या जो सिटीज़नशिप ले लिया, तो धीरे 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 ये सारा शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जिससे क्या होगा कि शिफ्टिंग जब होगी तो अभी डी डॉलराइजेशन एक टर्म है जो कि शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही डी डॉलराइजेशन शुरू होती है, जो कि आपको अक्टूबर 2025 से स्पेसिफिकली बहुत एविडेंटली देखने के लिए मिलेगी, अभी भी दिख रही है, अगर आप देखना चाहें तो अभी भी वो चल रहा है, लेकिन एविडेंटली आपको और काफ़ी इस साल के एंड तक देखने के लिए मिलेगा। जो Q4 है, जिसको फोर्थ क्वार्टर बोलते हैं, लास्ट के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भारत में अब सारा वेस्टर्न कैंपस जो है, जो पढ़ाई है, वो अब भारत की तरफ शिफ्ट होगा, पैसा भारत की तरफ आएगा। जैसे भारत अब इतनी सारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलके तालमेल बैठा रहा है, जिसमें डिफरेंट डील्स करी जा रही हैं, ठीक है। यानी कि बजाय हर चीज़ सिर्फ रिज़र्व करेंसी स्टेटस सिर्फ डॉलर में ना रह के, अब हर कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ कि अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाओ, यानी कि अपने देश के, और उनको दूसरे देशों के साथ रिसोर्सेज शेयर करो, क्यों एक थर्ड पार्टी यूएस को उसमें बीच में लाना। तो ये सारा उसका है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रुपए धीरे धीरे अप जाएगा। बाय द वे अभी आई थिंक रुपए जो है डॉलर के कंपैरिजन में 85-86 समथिंग चल रहा है, करेक्ट। तो अभी आपको हो सकता है ऐसा भी अगले 2-3 महीने में कि अभी डॉलर 90 यानी 90-95 तक भी पहुँच जाए, इट्स पॉसिबल। बट इफ़ एवरीथिंग गोज़ एज़ पर जो अभी सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सब इस साल के एंड में आपको डॉलर और रुपी कन्वर्जन में आपको ड्रॉप दिखेगा। हो सकता है 60, हो सकता है 70 तक डॉलर गिर जाए। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन हाँ, ये गिरने की संभावनाएं हैं और धीरे 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 गिरता जाएगा। तो बाय द वे ये अंकित जी जो हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था, इनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से 2030 तक का एक लक्ष्य है। तो 2030 के आसपास $1 जो है वो ₹3 या ₹5 के आसपास तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब वो होता है कैसे होता है, उसका सारा प्रोसेस वो हम आगे वीडियोस में हम पूरा जानेंगे, जिसमें बड़ा कैश फ्लो को डिस्कस करेंगे और चीज़ें जानेंगे। तो अगर इससे क्यूरियोसिटी आपकी पीक हुई है, तो आपको इन चीज़ों के बीच का एक देखिए सिंपल सी पोस्ट थी, लेकिन उसके पीछे का हिडन मतलब कितना गहरा था वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ऐसे समझ में आता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि ये 8 जुलाई का एक ट्वीट था, 6 जुलाई का, जिसमें जो आपने अगर थोड़े टाइम पहले वो ज्योति मल्होत्रा जी के बारे में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, ज्योति मल्होत्रा जी भी नहीं कहना चाहिए, ज्योति मल्होत्रा के बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी, जो कि एक यूट्यूबर थी, ब्लॉगर थी, और वो अलग अलग जगह जाके घूमती रहती थी। तो उसके बारे में एक आया था कि उसने वो एक पाकिस्तान की स्पाई है, आईएसआई की एक एजेंट है। तो उसके बारे में एक नई खुलासा हुआ है कि उसमें केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, वहाँ से उसको बहुत सारी फंडिंग भी मिली थी, और उन्होंने काफ़ी उसके साथ सीक्रेट मीटिंग्स रही हैं, ठीक है। अब ये एक न्यूज़ आई है, ठीक। अब इस न्यूज़ को डिकोड करने का क्या है तरीका, तो थोड़ी सी आपको इन चीज़ों के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। वो किस तरीके से कि केरला के टूरिस्ट मिनिस्टर के साथ ज्योति मल्होत्रा का एक कनेक्शन निकल के आया, जो कि दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि क्या ये न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिक अगर ये न्यूज़ निकलती है, यानी कि अगर कुछ वेरीफाइड सोर्सेज से, यानी पीएमओ इंडिया के सोर्सेज से, या फिर कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज से जो कि भारत के जो सरकार की तरफ से हैं, अगर उसमें से स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो आप उसको 90-95 डिपेंड, अगेन उसमें भी बड़ा एक लोचा है कि कहाँ से आ रही है वो न्यूज़, कौन से हैंडल से आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि भारत की सरकार के किसी भी हैंडल से आ रही है तो ज़रूरी नहीं है वो ऑथेंटिक न्यूज़ हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये समझना है, धीरे धीरे जैसे आप इसमें देखना शुरू करेंगे, पढ़ना समझना शुरू करेंगे, कुछ पॉइंट हैं जो बता सकता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कोई हैंडल जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कुछ पॉइंट जानने का तरीका ऐसा है कि आप सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी भारतीय सरकार कुछ भी, या मोदी जी कुछ कदम उठाते हैं, या योगी जी कुछ कदम उठाते हैं, या ऑनरेबल अमित शाह जी कुछ कदम उठाते हैं, तो कौन से ऐसे हैंडल हैं जो उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पे भारत में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, या उस डिसीजन की कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब कमियां एक क्रिटिसिज्म के तरीके से, और प्लस भारत को एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं, या उस डिसीजन को एक नेगेटिव पोर्ट्रे
आपको देखो टोन समझ में आ जाती है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि आपको किसी भी चीज़ की समझ में आ रही है कि ये, जब आपको सार्काज़्म समझ में आ सकता है, कटाक्ष समझ में आता है, तो आपको ये भी समझ में आता है कि कोई चीज़ कही गई है उसमें क्या नेगेटिव तरीके से उसको पोर्ट्रे करा गया है या पॉजिटिव तरीके से। इसका एग्जाम्पल हम अभी ऊपर देखेंगे एक DRDO की पोस्ट के उसमें, ठीक है। उससे आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी डिसीजन पे एकदम से उसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किए बिना लोग जंप कर जाते हैं कि ये ख़राब है, अरे भारत का देखो इसमें ये हानि हो जाएगी, ये क्षति हो जाएगी। हो भी सकता है, देखिए वो गलत या सही की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आप भारत के या उस डिसीजन पे तुरंत नेगेटिव टिप्पणी करना शुरू कर देते हो, या उसको खारिज करना शुरू कर देते हो, या उसको बेकार बताना शुरू कर देते हो, बजाय उसकी पूरी इन डेप्थ जाने। और बाय द वे, अगर आप किसी को भी इस पूरे सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को भी एक्सपर्ट समझते हो कि ये तो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, हम अभी धज्जियाँ उड़ती हुई देखेंगे बहुत सारे जिनको आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट समझते हो, जो अपने आप को हर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट दिखाते हैं, ठीक है। उनका भी आप देखोगे कैसे फ्लिप होती हैं चीज़ें। एनीवे, तो अब पॉइंट बात हो रही थी कि यहाँ पे तो इसको ये स्टोरी आपके सामने आई। अब आपको पहले जानना है कि केरला के टूरिस्ट मिनिस्टर हैं कौन। तो अगर आप उनका नाम सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि PA मोहम्मद रियाज करके एक व्यक्ति हैं जो कि केरला के टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, टूरिज्म मिनिस्टर, ठीक है। अब ये अगर आप थोड़ा सा और डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करें तो रियाज हैं कौन एक्चुअली। तो केरला के जो CM हैं, ठीक है, उनके सन इन लॉ हैं, ठीक। अब आप ये खुद जाके, मेरी बातों पे मत आइए, आप इसको खुद जाके चेक करिए। तो क्या ये सिर्फ एक मात्र कोइंसिडेंस है कि चीफ मिनिस्टर का जो सन इन लॉ है वो ही वहाँ के एक टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और उनका कनेक्शन जो है एक ISI के एजेंट और एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ निकला, ठीक है। केरला वैसे भी अगर आपको पता होगा तो केरला की जो स्टेट है वो इन चीज़ों के लिए इनफेमस है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या लेफ्टिस्ट माइंडसेट है या कम्युनिस्ट माइंडसेट है, या वहाँ पे इस समय किसकी सरकार है या क्या होता है। तो मुझे इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा होमवर्क करें और इस चीज़ को जानें। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो साहब, एक हैंडल है द लिवर डॉक्टर। तो लिवर डॉक्टर क्या करते हैं, इनका काम है, अगर आप इनके हैंडल पे जाके इनको सबको देखेंगे तो ये भारतीय जो भी पद्धतियां हैं, आयुर्वेद हुआ या होम्योपैथी हुई या फिर आपके बहुत सारे और यूनानी आती हैं, बहुत सारी पद्धतियां आती हैं, उन सारी या होम रेमेडीज़ हैं, उन सब को ये गलत ठहराते रहते हैं। मतलब इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी जो है सिर्फ वही एक सच है, क्योंकि बिल्कुल वो साइंस बेस्ड है, साइंस पैक्ड है और वेस्टर्न साइंस से अप्रूव्ड है। बाकी सब कुछ जो है वो बेकार है। बाय द वे, इस चैनल पे अगर आपको पता होगा तो वेस्टर्न साइंस बेस्ड जो अभी हम जैसे फिज़िक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं इस चैनल पर, जो कि आप जाके देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस, हम उसमें लिटरली फैक्ट्स एंड बिल्कुल उसकी जड़ में घुस के देख रहे हैं कि वो सारी थ्योरीज गलत हैं, जो आपको मुंह खोल के आपके मुंह के अंदर ठूंस दी गई हैं, आप वो फिर ही बड़बड़ाते हो और वही सब कुल्ला कर देते हो बाकी लोगों को जाके कि साइंस के हिसाब से देखो ये सही है वो गलत है। उन्हीं चीज़ों का सारा खंडन मैं इन सारी वीडियोस में दिखाता हूँ कि आप जिन वेस्टर्न साइंस के जैसे चीज़ को आप बिल्कुल एक तथ्य मान लेते हो कि दिस इज़ द फैक्ट, राइट, ये तो सच है, ये अटल सत्य है, आप उनको डेप्थ में जाके देख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि वो सारी थ्योरीज गलत हैं। और मतलब कुछ ऐसा मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको साइंटिफिकली भी प्रूफ और मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक के थ्रू ही। तो उसी तरीके से एलोपैथी जो है उसको ये सिर्फ बढ़ावा देते हैं और इनके हिसाब से बाकी सब बेकार है। असली सच्चाई ये है, इसको थोड़ा समझने की बात है कि आयुर्वेद जो था वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। आयुर्वेद एक ऐसा लाइफस्टाइल है, ये आपका क्योर नहीं है, आयुर्वेद आपका एक प्रिवेंशन है। बेसिकली आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से या उसको फॉलो आप करेंगे तो आपको बीमारियां ही नहीं होंगी। अब बीमारियां ही नहीं होंगी तो फार्मा इंडस्ट्री या फिर दवाइयाँ कैसे बिकेंगी, या फिर बहुत सारा जो इतना मेडिकल के ऊपर जो चीज़ें चलती हैं उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो उस चीज़ के लिए फिर आपको बीमारियाँ उस लाइफस्टाइल से पहले आपको हटवाया गया। आप आज खुद ही देखिए कितनी, आपको खुद भी पता है, ठीक है, मतलब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इनफैक्ट खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं भी जानता हूँ कि आज के टाइम के हिसाब से तालमेल बना के नहीं रख सकता। जैसे बाहर का खाना खाना, आपको सबको पता है उसमें गंदा तेल होता है, बहुत बासी पुराना खाना होता है, और बहुत सारी, मतलब ये तो एक जस्ट सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसी 50,000 चीज़ें होती हैं जो हमें पता है। तो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एक चॉइस है जो कि आपको प्रिवेंशन ही देता है, मतलब वो क्योर नहीं है, वो आपको बीमार ही नहीं पड़ने देगा। तो दैट इज़
द आइडिया बिहाइंड आयुर्वेदा। जो एलोपैथी है, एलोपैथी इज़ आपको अब कुछ हो गया, उसका रूट कॉज का क्योर नहीं है वो इंस्टेंट, उसके सिर्फ सिम्टम्स का इंस्टेंट क्योर है एलोपैथी। ठीक है, आपको कोई बीमारी हुई तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक उसकी वजह से जो बीमारी हुई उसका कुछ कारण होगा, जो उसका रूट कॉज होगा कि ये बीमारी क्यों हुई, वात पित्त कफ, किसी का अनबैलेंस होना, किसी चीज़ का दोष आ गया, क्या आ गया उसमें। ठीक है, उसको क्योर ना करके उसकी वजह से जो सिम्टम्स आए, जो आपके चीज़ें उभर रही हैं, जैसे किसी चीज़ की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से आपको खांसी आती है या बहुत छींकें आती हैं, तो एलोपैथी क्या करेगी आपकी, वो छींकें टेम्परेरी रोक देगी, इंस्टेंटली भी हो सकता है, मतलब 2-3 घंटे या आधे घंटे या 5 मिनट या 10 मिनट, जितनी भी जल्दी वो काम करती है, उसको रोकने का काम जो है सिर्फ सिम्टम्स को, वो आपकी एलर्जी नहीं क्योर करेगी, वो आपके वात पित्त दोष को ख़त्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनसे उनका रेवेन्यू बनता है कंपनीज़ का, और वो तो चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम जो है परमानेंट मेंबर रहो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आपको यही बताया गया है कि लाइफ टाइम अब डायबिटीज़ चलेगी, अब लाइफ टाइम आपको डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ेगी। अगर आपको बीपी हो गया है तो बीपी क्योर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, आपको सिर्फ गोली खाते रहो तो बीपी आपका 24 घंटे के लिए नॉर्मलाइज रहेगा। ये एलोपैथी का काम है। ठीक है, वो आपको कस्टमर बना के रखते हैं, बजाय इसके कि उनको आपको लिटरली क्योर करना है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको क्योर करने में, उनको कस्टमर बना के रखना है। और होम्योपैथी जो है, ये होम रेमेडीज़ जो हैं वो रूट कॉज को ख़त्म करती हैं, जो रूट है, या फिर और भी जो नुस्खे हैं या यूनानी दवा हैं जो अलग तरीके हैं, वो स्लो हैं क्योंकि वो रूट कॉज पे जा रही हैं। वो सिर्फ उनको आपको पूरे जीवन भर कस्टमर बना के नहीं रखना है, लेकिन वो इसलिए ख़त्म टाइम लगेगा क्योंकि धीरे 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 आपकी जो जड़ है जिसकी वजह से बीमारी आई है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसमें ये डिस्क्लेमर है कि ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा एक तो यूट्यूब पे ज्ञान गलत कर दिया गया है, जैसे कि अगर कोई होम रेमेडी आपको बताता है कि साहब ये ऐसे कर लो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि आपके शरीर की तासीर क्या है, यानी नेचर क्या है। अगर आप किसी ने आपको बस आंख बंद करके, आजकल ज्ञानी है, बस कहीं से पढ़ लिया बोल दिया। अब ऑब्वियसली अगर हो सकता है आपके शरीर की तासीर गर्म है, यानी कि आपका शरीर बहुत, मतलब गर्मी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है या ऑलरेडी गर्म रहता है, और वो दवा आपको और गर्मी कर रही है तो उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा आपको। फिर आप बोलोगे कि साहब ये दवा तो काम नहीं करती, होम्योपैथी काम नहीं करती, आयुर्वेदा काम नहीं करता, होम रेमेडी काम नहीं करती। भाई वो आपके शरीर के हिसाब से नहीं बनी है, उसमें आपको ये देखना था कि उसके लिए क्या दवा सूटेबल है आपके शरीर के लिए, और बहुत सारे फैक्टर्स इन करते हैं कि कई चीज़ों में हो सकता है कि उनका स्पेसिफिक अमाउंट आप तो बस लिए जा रहे हो कंटिन्यूस लेके जा रहे हो, लेकिन हो सकता है एक सर्टेन अमाउंट में और सर्टेन टाइम में, कि हो सकता है सुबह के टाइम में या खाली पेट या इस तरीके से उसको लेना हो जिससे वो इफ़ेक्टिव रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स तो अगर यूज़ प्रॉपरली करेंगे उसको तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ये भाई साहब जो हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है कि बस बुराई करते रहना कि ये सब बेकार है, वो सब बेकार है, और एलोपैथी इज़ द किंग, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, अभी जो मैं पूरा ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको हर बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी जियो पॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ देखो मत किसी एक्सपर्ट के, आंख बंद कर, कान बंद करके, दिमाग बंद करके बस देखो मत या सुनो मत, उसको समझो कि वो एक्सपर्ट भी कहीं बुद्धू तो नहीं बन रहे हैं और जगह से। जैसे कि एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चैनल है यू टर्न एनालिस्ट। ठीक है, तो यू टर्न एनालिस्ट ने क्या करना शुरू करा है कि जो आपके बहुत सारे अपने फेमिलियर फेसेस, अगर आप जियो पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं तो ये कुछ फेमिलियर फेसेस हैं, जैसे एक ये जयपुर डायलॉग के हैं, एक ये आदि अचिंत हैं, ठीक है, डिफेंस एनालिस्ट आदि अचिंत और ऐसे करके। तो ऐसे वाले जो चैनल्स हैं, कुछ पी गुरुज़ के ऊपर भी कई लोग आए थे जिन्होंने एनालिसिस दिया है। बाय द वे ये सारे चैनल्स अपने आप को राइट विंग बताते हैं, यानी कि हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ना मान के राइटिस्ट आइडियोलॉजी मानते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें कि ये क्या आइडियोलॉजी होती है। और ये सारे चैनल जो हैं बात पलट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कि भारत कैन नॉट टेक पीओके बैक एज सीन ऑन वीडियो क्लिप एनालिस्ट नाउ। अब मतलब पहले के टाइम में ये तो बोल गए कि साहब भारत जो है वो पीओके को कभी वापस ही नहीं ले सकता, और हमारा पूरा एनालिसिस है, और देखो हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो डिफेंस में एक्सपर्ट हैं, हमें तो इसमें पता है, हमें तो उसमें पता है, हमें जियो पॉलिटिक्स की सारी सब कुछ पता है, सच्चाई A to Z पता है।
बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, आपने उनकी बात सच मान ली कि भाई एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो सच ही होंगे। अब एकदम 180 डिग्री फ्लिप आ गया उनकी बात में कि अब वो बोलने लगे लेट्स ड्रॉ ए न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान, और अब पीओजे के तो वापस आ जाएगा, और अब तो आ गया है बस, और अब देखो ये। और देखो, कुछ एनालाइज करके गलत होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस पर कभी आपने एक बार ये तक नहीं बोला कि हाँ भाई ये गलती हो गई, हमारा एनालिसिस गलत निकल गया, कि हमें पहले ऐसा लगा था, जो हमने चीज़ें सोची थी कि जिसकी वजह से हमने बोला था कि भाई भारत जो है वो कभी भी पीओके को वापस नहीं ले सकता, और फॉर दैट मैटर 50,000 और चीज़ें बोली, हमारा एनालिसिस गलत था। जहाँ हम और इन चीज़ों की वजह से हम इसकी रीडिंग्स ढंग से नहीं कर पाए या पॉइंट्स ढंग से नहीं समझ पाए, और अब हम सोचते हैं कि हाँ अब तो ये पॉसिबल है। कहीं कोई अपॉलॉजी नहीं, कहीं कोई इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना कि हाँ हम गलत हो सकते हैं, हम गलत थे ना। सिर्फ वीडियो बना के पैसा छापने से मतलब है, वीडियो बनाते जाओ, मोनेटाइज करते जाओ, व्यूज़ आते जाओ। हर पता नहीं 3 महीने से 4 महीने से चाइना ने युद्ध कर दिया है भारत के खिलाफ, शी जिनपिंग मर गए हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता, और भारत का डीआरडीओ तो बिल्कुल बेकार है, सरकार ने ये डिसीजन कैसे ले लिया, बिल्कुल घटिया है, वहाँ पे ये हो गया। बस बोल देना। क्यों? क्योंकि आप ऐसा बोलोगे, आपने अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम करा है, आपने बहुत सारी न्यूज़ बनाते हो, आप बड़े बड़े पदों से आए हो, और आप इसलिए क्योंकि आप उन पदों से रह कर आए हो तो आप अपने आप को एनालिस्ट मानने लगे हो, आपको लगता है कि आपको सारी सच्चाइयाँ पता चल गई हैं। अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, दैट्स द होल पॉइंट, कि हाँ भाई एनालिसिस गलत था, दैट्स इट उसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन एनालिसिस को करना सीखो, और उससे आपको खुद से समझ में आएगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये है, जो लोग बड़े सनातन धर्म और उसकी प्रैक्टिसेस पे बहुत सारा लाल छन लगाते हैं या मजाक बनाते हैं या उसको अंधविश्वास बोलते हैं और ये सब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ एक सिंबल होता है जिसको स्वास्तिक बोलते हैं, ठीक? तो स्वास्तिक सिंबल इस ही शेप का एक सिंबल होता है। तो अगर आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनोलॉजी देखें तो नॉर्थ स्टार, जिसको ध्रुव तारा भी हमारे यहाँ कहा जाता है, ध्रुव तारा की अपनी पूरी एक कहानी है। तो ये एक ऐसा स्टार है बाय द वे जो हमेशा अर्थ के जो ट्रू नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, जिसकी वजह से उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। मतलब नेविगेशंस जो होती हैं या नाविक जो होते हैं वो भी इनको रेफ़र करते हैं कि सिर्फ ये तारा हमेशा वहाँ रहेगा, बाकी तारे मूव करते रहते हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल है, जिसको सप्तऋषि मंडल को क्या ओरायन बेल्ट बोलते हैं या समथिंग कुछ, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिग्निफिकेंस है इस फोटो के पीछे भी, कि जब वो समर टाइम में होता है तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है, वहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो वो यहाँ आके मिलेगी। स्प्रिंग टाइम में, ठीक है, मतलब हमारे भारत में तो सर्दी और गर्मी होती हैं, लेकिन अगर उनको और क्लासीफाई करोगे, या हमारे यहाँ तो सावन के महीने और ऐसे रहते हैं, जैसे अब सावन महीना आज से शुरू हो गया है, तो लेकिन इनके यहाँ अगर वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसको देखा जाएगा तो सर्दी और फॉल होता है, मतलब सर्दी का टाइम होता है आपका बेसिकली जनवरी वाला, फॉल का टाइम होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक, जनवरी विंटर का टाइम होता है जनवरी से मार्च के अराउंड तक, और फिर मार्च से आपका स्प्रिंग टाइम शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल मई के आसपास, और मई जून जुलाई अगस्त और ऐसे सितंबर वगैरह के टाइम तक वो समर टाइम आपका रहता है। तो ये पोजीशंस रहती हैं जिससे हमारा खुद एक, और ये फिर कंटिन्यू होती रहती हैं जिससे एक पूरा स्वास्तिक बनता है, ठीक है? तो अब इसके पीछे आपको जाके डॉक्टर शाह के चैनल पर जाएं और आप कुछ देखें इस पे, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक इनका डायलॉग है, फ्रॉम जम्मू टू जेरूसलेम, और बेसिकली यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है? और इसमें आपको अभी कभी आगे की वीडियो में हम और इंटरेस्टिंगली बात करेंगे किसी और वीडियो में कि डीकोलोनाइजेशन क्या है और कैसे हो रहा है। अच्छा, एक ये वीडियो अभी वायरल हो रहा था 8 जुलाई को, जिसको मैंने यहाँ शेयर करा है, कि यहाँ पर एक चंद्रताल लेक है, वहाँ पे रिलीजियस रीजंस की वजह से और वहाँ का इकोसिस्टम क्योंकि बहुत फ्रेजाइल है उसकी वजह से वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे इसमें पानी में नहाना जो है वो मतलब वर्जित है, यानी कि बैंड है, वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है? और क्योंकि यार खुद सोचो, आप वहाँ जाओगे और आप वहाँ कचरा फैलाओगे, जैसे अभी शायद एक इंडिया गेट की एक वीडियो वायरल हुई थी कि वहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन वहीं पे कचरा पूरे उसमें फैला हुआ है, ठीक है? आप हर चीज़ में मतलब बस सरकार को ब्लेम कर दो, सरकार को गाली दे दो कि अरे सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ये नहीं करती। आपका क्या कर्तव्य है? आप कुछ कर रहे हो, ठीक है? ये देखिए, जैसे यहाँ पे चंद्रताल में साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है कि यहाँ पे ना नहाएं और ये ना करें।
तो मैंने उसके लिए लिखा है कि भारत को 3 चीज़ें जो हैं वो अपनी फिक्स करनी पड़ेंगी, 3 सेंसेस, सिविक सेंस, ड्राइविंग सेंस और कॉमन सेंस। भाई ये देखिए, ये हरकत मतलब आपके, आप इसको रिलीजियस प्लेसों को आप माने ना माने वो ठीक है, लेकिन अगर कोई लोग मानते हैं तो आपको उनके सेंटिमेंट का या किसी और भी रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये रही वो वीडियो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि अभी अगेन सेम वन मोर प्राइम एग्जांपल, बट वी कैन गिव ज्ञान टू द होल वर्ल्ड विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द वर्ल्ड। बड़ा इजी रहता है कि साहब आप अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, और मोदी जी को या किसी को भी, या किसी भी लीडर को, चाहे नेतन्याहू हो या ट्रंप को, आप ज्ञान दे दो, अरे ये तो बड़ा बेकार कर दिया साहब, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, और यहाँ पे इनकी तो ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। और आप अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, ज़रा उस पर भी तो थोड़ा ध्यान दो। हैं, मतलब इतना कचरा फैला कर गए हो वहाँ पे जहाँ हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, सब कुछ है, तो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? ठीक है, वहाँ पे आप अपना खाना पीना, अपने बैग, सब सब मतलब सब वहाँ पे आपने इतना कचरा फैला के रखा है, वहाँ पे जा रहे हो। अच्छा, ये डिलीट हो गया है। अच्छा, तो अभी एक लैंग्वेज वॉर चल रही है, जैसा कि आपको पता ही है कि एक लैंग्वेज वॉर चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है कि मराठी ही बोलो। और आपके नीचे जाएंगे तो आपको कहीं आपको तेलुगु में मिल जाएगा कि इसमें बात करो, या हो सकता है कई जगह तमिल में, या फिर केरला, या फिर कन्नड़ा में बात करो, जो भी अलग अलग भाषा हैं उनमें बात करने की एक वो चल रही है कि सिर्फ हमारे ही उसमें जाएंगे। और अमित शाह जी ने सीधे सीधे बोला कि भाई अब इतनी सारी लोकल लैंग्वेज हैं, इतने सारे डायलेक्ट हैं, तो यूनाइट करने के लिए हिंदी है। ठीक है, आपकी अपनी भाषा में आप बिल्कुल प्राइड रखो, आप उड़ीसा से हो, उड़िया भाषा में बिल्कुल प्राइड रखो कि साहब हमारी उड़िया भाषा है, हमारी लोकल रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, राइट, वो भी सीखो अपनी अपनी जो लैंग्वेज है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि आप जब बाकी पूरे देश में जब आपको एक यूनाइट करना है, तो हिंदी एक यूनाइटेड लैंग्वेज है जो कि अक्रॉस द पूरा भारत वो एक कॉमन है, वो सब में है कि सबको हिंदी आती ही है, मतलब और नहीं आती तो सीखनी चाहिए। तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सीखो, लेकिन आप अपनी हिंदी सीख के आप अपना एक यूनिफाइड भी कर सकते हो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें, लेकिन इसमें भी लोगों को दिक्कत है, ठीक है। अभी इसमें मज़े की बात जो मैं बोल रहा था कि आपको आगे समझ में आएगा कि जैसे ही डॉलर का कोलैप्स शुरू होगा, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया कि डॉलर के रेट गिरेंगे और ये सब डी डॉलराइजेशन शुरू होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में जो लड़ाई चल रही है ना लैंग्वेज के ऊपर, इसका बड़ा हिडन एक मीनिंग ये है कि ये लैंग्वेज की लड़ाई भी कैश फ्लो के ऊपर चल रही है, क्योंकि डॉलर वहाँ भेजा जा रहा है और जानबूझ के ऐसे टूल किट्स बोलते हैं इनको बेसिकली, कि आपको जानबूझ के आर्टिफिशियल ऐसी लड़ाइयाँ प्रोपोगेट करी जा रही हैं लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया के थ्रू, और ऐसे कैंपेन चला चला के दिमाग में कि आपको उन्हीं लैंग्वेज में बात करनी चाहिए और लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हर लड़ाई के लिए पैसे तो लगते हैं, जब डॉलर गिरेगा तो आपका कैश फ्लो ख़त्म हो जाएगा, भारत में डॉलर आना कम हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब ख़त्म होती चली जाएंगी। ठीक है, देयर लैंग्वेज इज़ गोइंग टू एक्सटिंक्ट ड्यू टू हिंदी डोमिनेंस एंड दीज क्लाउन कॉल्ड इट ऑरा एनीवे। तो मैं तो उन रीजनल लैंग्वेज से, मुझे तो किसी भी रीजनल लैंग्वेज से प्यार है, मतलब उनको प्राइड रखनी चाहिए उसमें, लेकिन ये सारा भी कोलैप्स होता चला जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। मोदी जी के उस स्टेटमेंट के पीछे की आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझनी चाहिए। 10 मई पिछले साल 2024 में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आई वॉन्ट इंडिया टू बिकम कैपिटल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आप ये डायलॉग समझे कि मोदी जी बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के भारत जो है वो कैपिटल बनेगी, यानी कि अब एक विश्व गुरु बनने की ओर की ये सोच है। यानी 10 मई को जब ये इंटरेस्टिंग चीज़ मोदी जी ने बोली, इसको डिकोड कैसे करेंगे कि उसका आपने अभी लेटेस्ट एक ट्रांसलेशन सुना होगा कि दलाई लामा जी के बर्थडे पर उनको विश करा गया, और उनको हर जगह से, और मोदी साहब ने भी एक विश करी, और भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम अपना बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगाते हैं, हम अपना बॉर्डर तिब्बत के साथ लगाते हैं। ये एक समझने की बात है। इसका मतलब कि हमने ये माना है कि जो तिब्बत है, जो कि एक इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है, चाइना ने उसको ले लिया है, तो भारत अपना एक स्टेटमेंट इस तरीके से दे रहा है कि
हम इस चीज़ पे स्टैंड करते हैं कि तिब्बत जो है वो एक अपने आप में एक रीजनल अपना खुद का एक देश है, ना कि चाइना का पार्ट है। चाइना बोलता है कि तिब्बत तो मेरा पार्ट है, मतलब ये मेरा एरिया है। और तिब्बत अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा देश है। अगर आप पहले में मतलब अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर आपने पुराने ग्रंथ पढ़े होंगे, आपको तिब्बत का तो इतिहास पता चलेगा कि तिब्बत में तो कितने इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे, कितने सारे वहाँ पे शेरपा और ये सब लोग जो होते थे, और कितनी चीज़ें वहाँ होती थी। तिब्बत का अपना खुद का एक बहुत बड़ा एक तांत्रिक कपालिक और ये सारे, और ये पता नहीं क्या क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो चाइना ने क्योंकि उसको अपने अंडर इन्फ्लुएंस कर लिया, उसको इलीगली कैप्चर कर लिया वहाँ पे, तो भारत का ये स्टैंड जो है, अब ये कहानी आप देखिए डॉट कैसे शुरू होते हैं कि मोदी जी के इस स्टेटमेंट से अब आपका ट्रांसलेशन ये होना चाहिए कि तिब्बत विल बी फ्री फ्रॉम चाइना। ठीक है, और ये मोदी जी ने अभी मतलब भारत की तरफ से स्टेटमेंट पहुंचा है कि हम अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं भारत की, वो तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, मतलब तिब्बत के साथ शेयर करते हैं हमारी बाउंड्रीज़, ना कि चाइना के साथ। इसका मतलब है कि हम तिब्बत को एक अलग एंटिटी समझते हैं, यानी एक अपने आप में एक स्वतंत्र देश समझते हैं। तो अभी और इसके डीप में जाएंगे तो ये अखंड भारत बनने का, कि अखंड भारत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे जितने भी अगल बगल के देश हैं वो सब जो हैं, जैसे मोदी जी ने यहाँ कहा कि बिकम द कैपिटल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो कैपिटल होने का मतलब है कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो भारत हो गया है। तो एक तरीके से हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सब अपने नाम चेंज कर देंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे बलूचिस्तान जो है वो भी एक भारत का पार्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होगा, वो एक बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि बलूचिस्तान को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर तिब्बत को, या फिर अगर भूटान के बारे में आपने अगर आसपास अभी पढ़ा हो, कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, जिनके जो हेड होंगे वो दिल्ली में आकर बैठा करेंगे, यानी कि कंट्रोल वो अभी भी भारत से ही होगा, लेकिन अपने आप में एक ऑटोनॉमस एंटिटी भी है, अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है। लेकिन उसके जो मेन डिसीजंस हैं, मतलब लोकल डिसीजंस को छोड़ के जो मेन देश के लेवल पर डिसीजंस हैं, वो भारत से ही कंट्रोल होंगे। तो ऐसे ही एक अखंड भारत बनने की तरफ का भारत का एक कदम है। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मैं इनके काफ़ी मैंने अभी ट्वीट्स देखे, और इनकी एक वीडियो इन्होंने डाली है वो देखी, द फ्लिप फाइल्स। ठीक है, इनको ज़रूर जाके आप फॉलो करें और देखें। तो इन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनाई है, जिसमें इन्होंने बड़ी रिसर्च करके और बड़ी सारी चीज़ें जो अभी हमने पहले बात करी थी कि आपके सो कॉल एक्सपर्ट जो हैं, जो अपने आप को एक्सपर्ट मान रहे हैं, वो एक्सपर्टों ने अपनी पूरी राय दी है कि देखो ऐसे होगा वैसे होगा। तो इन्होंने द फ्लिप फाइल्स में एक एक करके अभी एक DRDO का एपिसोड लॉन्च किया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि विद डेट विद प्रूफ कि देखो पहले ये आपके सो कॉल्ड राइट विंग एक्सपर्ट क्या चीज़ बोल रहे थे कि ये ऐसे है, और देखो ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, और अब कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट आ गए हैं विदाउट एनी अपॉलॉजी, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ उस टाइम पे हम गलत थे, विदाउट एनी सेइंग कि हाँ हमारा एनालिसिस गलत था। अब वो सब बदल गए हैं, और वो सारी चीज़ें क्यों बदल रही है? क्योंकि ट्रेंड अब जो बोल रहा है ट्रेंडिंग में अब ये चल रहा है, तो हम इधर बोल दो। पहले देश की बुराई करनी, सरकार की बुराई करनी, सरकार के डिसीजंस की बुराई करनी, बजाय उसे समझे कि उसके पीछे का एक्चुअल मतलब क्या है। जो कह दिया कि पहले अरे DRDO तो बड़ी बेकार है, और भारत की जो आर्मी है वो बड़ी बेकार है, और हम ऐसा कैसे कर लें कि हम उनके प्लेन ले लें और ये ले लें और उसमें अपना कस्टमाइजेशन कर लें। आपने तो कह दिया कि साहब यहाँ से इसकी आँख ले लो, यहाँ से इसके कान ले लो, यहाँ से ये भारतीय सेना का ये क्या तरीका है? ये कुछ बना, ये तो बेकार है। अब नहीं साहब, जो भारत ने बनाया है और हमारा इंडिजीनियस जो बना है, और ये जो नया कस्टमाइजेशन है, तो बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है। जैसे ही न्यूज़ बदली, टाइम बदला, वक्त बदले, आपके तुरंत एनालिसिस बदल गया। फिर आप उसको एनालिसिस बोलते हो। एनालिसिस किस बात का हुआ? मतलब एनालिसिस में आपने कुछ एनालाइज तो करा ही नहीं। जो एक घटिया न्यूज़ जो है एक वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आई, आपने लिटरली उस न्यूज़ को लिया, कॉपी पेस्ट करा और बोल दिया कि हाँ यही सच है। और क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं तो इन चीज़ों पे देखो एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच ही होगा। आपने खुद एनालाइज नहीं किया, आपने लिटरली उस फेक न्यूज़ को उठाया, कॉपी पेस्ट किया, अपने तरीके से प्रेजेंट करा और बोल दिया, एनालाइज कर दिया। कुछ एनालाइज नहीं किया आपने। अब अजीत डोभाल जी का एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है, कि NSA अजीत डोभाल जी ने अभी IITN की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि जिन्होंने अमेरिकन सिटीज़नशिप ले ली है
वो पछता रहे हैं कि उन्होंने भारत को सपोर्ट नहीं किया। इसका क्लियर इंडिकेशन जो है वो, अब आप इसको फिर से बिहाइंड द सीन समझने की कोशिश करें कि भारत में एक नया इकोसिस्टम, एक नया एजुकेशन के तौर पे और बाकी हर तरीके से भारत में एक एजुकेशन सिस्टम बनता जा रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है, जहाँ बाहर की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनको इतनी फंडिंग मिलती थी, उनकी अब कोई कीमत नहीं रह जाएगी। उन पढ़ाइयों की, वो क्लासरूम मॉडल्स की, वो सिर्फ क्लासरूम में सिर्फ मार्क्स के लिए जाना, उनको सिर्फ रटवाना, उन चीज़ों को सिर्फ कि रट्टू तोतों की तरह उनको रट लो, एक्चुअल में उन चीज़ों को ना जानना, उसके पीछे के ये पूरा क्लासरूम मॉडल था। क्योंकि जब आप चीज़ों को जानोगे ही नहीं, आपका पूरा जो आपके मतलब 10 12 15 साल की आपकी जो भी स्कूल की एजुकेशन है, वो आपको माइंड को इतना ट्रेन करा गया है कि सिर्फ जो पढ़ाया जाए उसमें नंबर लाने के पीछे देखो, और बस आपका पूरा फोकस बस इसी चीज़ पर है कि हाँ नंबर ला रहे हैं और आपको अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर कर दो। वो सारी चीज़ें हट के आपको एंटरप्रेन्योरशिप, रियल स्टडी, जो एक्चुअल सनातन स्टडी है, जो सब कुछ है, उसकी तरफ लाने की तरफ अब रुख झुक गया है। तो अब ये होने वाला है। अच्छा साहब, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिस्कस करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी एक पूरा प्लॉट है। जैसे कि अभी एक द स्किन डॉक्टर करके ये चैनल है, इन्होंने डाला है कि साहब जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका आप मास स्टरलाइजेशन करिए, यानी कि उनको वो कभी प्रोड्यूस ना कर पाएँ कुछ, बाय द वे, ठीक है, और उनका वैक्सीनेशन करिए स्ट्रीट डॉग का नेशन वाइड। और उन्होंने बोला है कि इसकी जो कीमत होगी, वो जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक लाडली बहन योजना है उसकी भी हाफ से भी कम रहेगी। ठीक, दीज आर द एथिकल मेथड टू कंट्रोल द डॉग पॉपुलेशन, एलिमिनेट रेबीज ट्रांसमिशन, ये सब, और टू इवन रिस्पॉन्सिबल डॉग लवर सपोर्ट। अब आपने ये न्यूज़ पढ़ी, आपने इसको इंटरप्रेट करा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है कि यहाँ पे थोड़े रुपए दे दिए जाएं, और रुपए दे के क्या होगा, मतलब इसके लिए एक फ़ंड दिया जाए सरकार की तरफ से, फ़ंड दे के क्या होगा कि जितने भी सड़क के कुत्ते हैं उनको स्टरलाइज कर दो, ताकि बच्चों को, देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि उसने खदेड़ दिया पूरे बच्चों को, ये डैमेज कर दिया, तो ऐसा ना हो। आपका दिल भी पिघलेगा कि अरे यार ये हो गया, लेकिन आपको फिर डॉग लवर और ये भी बनाया जा रहा है, ठीक, तो आप तो इसमें उलझे रह जाओगे, सही गलत ये वो ये सब, इसने उसने। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। अब आपको समझने की एक्चुअल बात ये है, रूट कॉज क्या है, कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में आई हैं। इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन जस्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बताऊं तो उनका पॉइंट ये है कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये इन्फ्लुएंस करा जाए कि आप पेट डॉग बनो, पेट डॉग मॉम बनो, डॉग फादर बनो, उनका फूड खरीदो, उनके कॉलर खरीदो, उनके कपड़े खरीदो, उनके टॉयज़ खरीदो, इनफैक्ट उनके अब स्पा खरीदो, उनके लिए इतना खर्चा कर दो। उससे 3 4 चीज़ें अचीव होंगी। पहला, आप उस इंडस्ट्री में पैसे डाल रहे हो, ठीक, जब आप उस इंडस्ट्री में पैसे डाल रहे हो तो वो जो कंपनियां जो उसके प्रोडक्ट बना रही होंगी, ऑब्वियस बात है उनका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अब क्योंकि कुत्ते बिल्ली और ये सारे पेट पर तो आप अपनी चला सकते हो, रिलेशनशिप्स तो ख़राब हो ही रहे हैं, तो अब आजकल आप देखोगे कि बच्चे होने बंद हो गए हैं। जब बच्चे ही नहीं होंगे, फैमिली मेम्बर बिखर गए हैं, तो आपको बस अपने सपोर्ट के लिए कुत्ते बिल्ली ये रह जाएंगे। ये और डाला जा रहा है कि कुत्ते बिल्ली आपके सपोर्ट बने, इनको सोशल मीडिया पे खूब इन्फ्लुएंस करो, और कुत्ते बिल्ली आपके ही साथी हैं और ये हैं। दूसरा क्या होता है, अब आप कुत्ते बिल्ली जो लाते हो, आप बोलोगे यार इसमें भी क्या गलत है अगर कुत्ते बिल्ली हमारे घर में। गलत ये नहीं है, गलत ये है कि आपके दिमाग में भी ये भरा जाएगा कि ये जो आपकी जो फॉरेन ब्रीड हैं, कि आपके गोल्डन रिट्रीवर हैं और साइबेरियन हस्की के जो हाइब्रिड हैं और ये हैं, ये खरीद के लेके आओ क्योंकि ये दिखने में बढ़िया लगते हैं। उससे एक तो आपके जो इंडिजीनियस ब्रीड है, यानी जो आपकी लोकल ब्रीड है, जो आपके सड़क के कालू और भूरे हैं और ये सब लोग हैं, ये कुत्ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको मैं अभी बहुत डिटेल में जाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि ये हाइब्रिड ब्रीड जो बनाई गई हैं, जो आपको यहाँ पे साइबेरियन हस्की दिखेंगे, जो लेब्राडोर दिखेंगे, जो आपको गोल्डन रिट्रीवर दिखेंगे, ये सब ये एक्चुअल में जो एक सड़क पे जो लोकल इंडिजीनियस आपकी खुद देसी जो बिच है, उसको पकड़ के, मतलब लिटरली द वर्ड इज़ रेप, उसको पकड़वा के उसके साथ वो करके उससे पपीज़ प्रोड्यूस करे जाते हैं। वो पपीज़ फिर आपको दिखाए जाएंगे, देखो कितने क्यूट हैं, आपके पास ब्रांडेड कुत्ता होना चाहिए, देसी कुत्ता नहीं। आप भाई देसी कुत्ते रखो ना, क्या दिक्कत है, आप सड़क के कुत्ते अपने घर पे रखो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, उन्हें मस्त रखो, वो सब करो, लेकिन नहीं, आपको ब्रांडेड कुत्ते ही चाहिए, फिर उसके लिए ब्रांडेड खाना चाहिए, उसके लिए ये चाहिए।
और ये बड़ी बड़ी कंपनियां लिटरली आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रुपए देती हैं, उनको इस चीज़ के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं, रुपए दिए जाते हैं, इन्फ्लुएंस करा जाता है कि ऐसे पागल कुत्तों को छोड़ो, सोसाइटी में छोड़ो, ताकि वो जाके जब बच्चों पे या लोगों पे जब अटैक करें और ये सारी चीज़ें हों, तो इसकी वजह से आप में एक डर बैठे। अब क्या होगा अगर कोई कुत्ता आपको मारने आ रहा है, ऑब्वियस बात है आप उस पर अटैक करोगे, फिर उसी का एक इन्फ्लुएंस बना के आपको कई जगह ये भी दिखाया जाएगा कि साहब देखो कुत्तों पे अत्याचार करते हैं, पेट्स पे अत्याचार करते हैं, आदमी कितना बेकार है, ये है। तो एक बहुत लंबा मैनिपुलेशन का गेम है। एक रूट कॉज एनालिसिस ये है कि ये आपको लिटरली आपको फैमिली से कट करने के लिए, प्लस उसके ऊपर आपको पैसा कमाने के लिए सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बाय द वे मैं अभी भी बता दूं, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि आप कुत्ते अपने घर में, अगर आपको देसी कुत्ते जो आपके सड़क में घूम रहे हैं उनको खिलाओ पिलाओ अच्छे से, उनका ध्यान भी रखो, अगर घर में उनको जगह देनी है सब दो। लेकिन इसके पीछे ये नेक्सस भी समझना कि ये ब्रांडेड कुत्तों का जो आपको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, और फैमिली में बाकी फैमिली मेम्बर्स की जगह वो कुत्ते लेते जा रहे हैं या बिल्लियाँ लेती जा रही हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझना। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए और आपकी फैमिली तोड़नी है उन्हें। ये एक पूरा एक नेक्सस है, इसे समझना होगा, सोचना। मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं कि सोचने के इन सारी स्टोरीज़ के पीछे के। अब एक लास्ट एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि एक 11 जनवरी 2024 की है, कि जहाँ पे कनाडा का एक ये वीडियो है जिसमें है कि अपने कंट्री में रहो और अपने देश में करो, कनाडा मत आओ। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके आपको दिख रहा है, ये 3 मेजर कंट्रियों की अभी हालत बहुत ख़राब है। तो जो अभी जो न्यूज़ आई है आज की लेटेस्ट न्यूज़, कि 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ कर दिया गया है एजुकेशन सेक्टर में। तो जब इंडियन स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, अपने माँ बाप की जेब से पैसा देते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जब वो आएंगे ही नहीं, आप उनको रोक लगा दोगे, तो मैनेजमेंट किसका, किन के लिए मैनेज करोगे? जब आपकी 90% किसी यूनिवर्सिटी की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की 90% जो मास्टर्स या ये सब हो रहे हैं आपके, वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और अब वो आप उन पर रोक लगाते जा रहे हो, तो मैनेज क्या करोगे? किसकी कहाँ से फंडिंग आएगी? तो 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो, उनको एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, और ये बहुत रैपिडली अब धीरे धीरे होता जाएगा। यही डी कॉलोनाइजेशन और डी डॉलराइजेशन के आपको संकेत भी हैं, ठीक है। तो आज पहला हमारा ये लाइव था, इसको मैं एज अ वीडियो भी पोस्ट करूँगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या कमियां रही हैं, क्या और कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में डिटेल में जानना है, और आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, तो बताइएगा, और इनको और धीरे धीरे सुधार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपने सुना और इस वीडियो को देखा, आई होप इससे आपने कुछ सीखा हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।